हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो से पहले पार्ट 3 आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसमें हमने सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी कर रखी है। अब हम देखते हैं सेल वॉल। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। तो देखिए, जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, सेल दिखता कैसा है। तो सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है, एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहने जैसी चीज़, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं जो हम आगे देखेंगे। और एक अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें एक धागा पड़ा रहता है जिसे डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर था तब, जब मैंने ये ग्रीन लाइन नहीं बनाई थी। अब मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन शो करी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इसी को ही हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल्स के अंदर इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक बहुत मजबूत सी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और ये आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जाहिर सी बात है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, किससे बना हुआ होता है? तो एनसीईआरटी लिखती है आपकी सेलुलोज से बना हुआ होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आपकी बुक में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गिवन है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सेलुलोज होता क्या है। अगर आप समझें तो सेलुलोज एक बायोमॉलिक्यूल है। 3 बड़े बायोमॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो फैट आप बोलते हो ना, वो लिपिड के अंदर ही आता है। तो सेलुलोज और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। अब इसके फंक्शन क्या है? क्योंकि भाई ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है, मजबूत है, तो जाहिर सी बात है ये हिफाजत करेगी ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, यानी वियर एंड टियर करने से बचाती है, उसको महफूज करके रखती है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया उसका। उसके बाद एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, ऑस्मोसिस का। तो देखो ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल को जब आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिटेल से बताया है, आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। तो हाइपरटोनिक क्या होता है कि जब आउटसाइड द सेल पानी की जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है। बाहर आप देखें पानी की वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी, ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, पानी के मूवमेंट को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, पानी के मूवमेंट को। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, अंदर से बाहर की तरफ पानी आ जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो भाई जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, किसी चीज़ से आप पानी निकाल दोगे तो वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंकेज होने लगेगा उसमें, तो सेल श्रिंक करने लगता है। अब देखो मैंने बताया सेल वॉल तो बहुत मजबूत होती है, तो वो तो एज इट इज़ रहती है, वो टस से मस नहीं होती। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो, और उसके अंदर का कंटेंट जो होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और सेल कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस। और इस सेल को, इस कंडीशन वाले सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल। अब इस प्लाज्मोलाइज सेल को दोबारा से आपको एज इट इज़ करना है, तो इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जब बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर कम। बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो हाई टू लो, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। और अब जब पानी एक सिकुड़ी हुई चीज़ है, उसमें पानी आने लगेगा तो वो फूलने लगेगी, तो सेल दोबारा से आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी आपकी डेफिनेशन लिखती है कि प्लाज्मोलाइसिस व्हेन अ लिविंग सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लिविंग सेल। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है 5.6। इस लिविंग का मतलब मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखो यार, एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी पढ़ लिया करो। हाल अगर एक्टिविटी नहीं पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसका एक कंक्लूजन तो देख लिया करो। ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है। हम जनरली छोड़ देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो क्या कहता है एक्टिविटी 5.6 देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर रियोलीफ नज़र आ रही है आपको। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे साइड में एक पिक्चर भी लगा दिया, आप देख सकते हो कैसे दिखती है रियोलीफ। रियोलीफ में क्या होता है कि आप क्या करो, उसको पील ऑफ कर दो और एक स्लाइड पर रख दो
और स्लाइड पे रखने के बाद थोड़ा बहुत पानी डाल के हाई पावर माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि गोल गोल से कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये ख़ास तौर से प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसलिए ये प्लांट सेल की खसूसियत है। हैविंग ग्रीन सब्सटेंस, और उनके अंदर कुछ ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है। अब क्या करा दूसरे पार्ट में आपने, अच्छा एक और चीज़, जब आप ये करोगे ना उसके बाद आपको करना क्या है, इसी स्लाइड को ही शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे प्लाज्मोलिसिस होता हुआ नज़र आएगा, जो मैंने अभी पढ़ाया था। दूसरा पार्ट इसी एक्टिविटी का ये कह रहा है कि आप इस लीफ को लो, लेकिन आप स्लाइड पे लगाने से पहले एक बार खौलते हुए पानी में, बॉइल्ड वाटर में उसे डिप कर दो। ठीक है ना। तो जब आप उसे डिप करोगे तो सेल तो किल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जब आप उसकी स्लाइड बना के ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे जो प्लाज्मोलिसिस है वो प्लाज्मोलिसिस ऑब्जर्व होता हुआ नहीं नज़र आएगा। ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, आखिर ये एक्टिविटी कहना क्या चाहती है? तो रिजल्ट ये निकला कि भाई एनसीईआरटी आपकी लाइन लिखती है ओनली लिविंग सेल ऑस्मोसिस, यानी सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही ऑस्मोसिस होता है, डेड सेल के अंदर नहीं होगा, याद रखना। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो। अब मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि अ सेल इज अलाइव अंटिल इट्स प्रोटोप्लाज्म फंक्शन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, सेल, ये आपका सेल था, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म था, एक न्यूक्लियस था, बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनीज थे। तो प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सारे सेल ऑर्गेनील्स मिलकर आपका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। यानी सेल जिंदा कब होगा? जब उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनील सब अपना प्रॉपर काम कर रहे होंगे, तभी तो हम बोलेंगे वो जिंदा है सेल। लिविंग सेल रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ऑस्मोसिस पर तभी रिस्पॉन्स आएगा जब सेल लिविंग होगा। डेड सेल सीज टू शो, वो शो नहीं करता ऑस्मोटिक प्रेशर को, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होगा ही नहीं और जिसकी वजह से प्लाज्मोसिस ही नहीं होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट में मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी लिविंग सेल। ठीक है ना। अब कोई सेल भी नहीं हो सकता, अगर वो लिख देता खाली सेल तो लिव भी हो सकता है डेड, तो यहाँ से लिविंग का मतलब समझ आएगा, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल फंक्शन। मैंने आपको सेल वॉल के फंक्शन में बताया था कि भाई हिफाजत करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। कैसे देता है ज़रा समझते हैं अब इसको। तो देखो, जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, जब आप उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, तो पानी, देखो मैंने ये बताई तो है, ये कंडीशन देखो, बाहर पानी ज़्यादा है, बाहर अंदर कम है, बाहर से अंदर की तरफ पानी जा रहा है। तो सेम यही हो रहा है यहाँ पर। बाहर जो है हाइपोटोनिक कंडीशन में पानी बाहर ज़्यादा है, ठीक है ना, अंदर जो है पानी कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। सेल टू टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो भाई जब एक सेल नॉर्मल था, बहुत सारा पानी भरते जा रहे हो, एक वक्त के बाद वो फट जाएगा ना, तो ये बर्स्ट करने से बचाती है सेल वॉल। ये बर्स्ट करने से कैसे बचाती है? इस तरीके से कि जैसे जैसे सेल स्वेलअप करता है ना, फूलता है, तब ये सेल वॉल इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाती है। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, नहीं सुना तो आप पढ़ लेना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो भी एक्शन आप कर रहे हो, जो भी फोर्स लगाया जाता है, उसके नतीजे में अपोजिट फोर्स ज़रूर लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी वो, ठीक है ना, नेचर अपोजिट होगा उसका। तो पहले जैसे ही आपका पानी अंदर आया तो क्या हुआ, आपके इस अंदर के प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल पे एक प्रेशर लगाई, है ना, एक्शन। उसके बाद ये जो आपकी सेल वॉल है, इसने वापसी में एक रिएक्शन दिया इक्वल एंड अपोजिट, यानी इसने बर्स्ट करने से बचाया, ये फटने से बचाती है सेल को, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी लिखी है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। बस इतना याद रखना कि जो प्लांट सेल में होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, फंगस में जो होती है वो काइटिन, आगे जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, काइटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया में कुछ पॉलीसेक्राइड होते हैं, कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड करके, ठीक है, उनसे बनी होती है। इनके कंपोजिशन में फ़र्क होता है, लेकिन होती प्लाज्मा में, होती ही सेल वॉल है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, बिकॉज ऑफ सेल वॉल सच सेल, तो ये सच सेल ये वाले
ये वाले सेल हैं, प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल गाइज। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना।